हेलो फ्रेंड। वेलकम टू क्रॉस स्टडी सर्कल। इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पॉलिटी के पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट का हम लोगों ने पिछले क्लास में भी रिवीजन एक क्लास कर चुके हैं और ये दूसरा क्लास है रिवीजन का संसद के बारे में। चलिए इसके बारे में आज समझेंगे कि सांसद का एक दिन के बारे में समझते हैं कि सांसद का एक दिन किस तरह विभाजित किया जाता है। ये भाग 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और प्रेरित करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक सांसद का एक दिन के बारे में आज समझेंगे। ओके दोस्तों, लेट अस स्टार्ट। बात की जाए तो सांसद का एक दिन जो होता है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है उसके बारे में आज समझेंगे। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में समझेंगे आज? सांसद के एक दिन के बारे में। सांसद का एक दिन, ये एक दिन का बात किया जाए तो चलिए हम लोग, ये एक समय स्टार्ट होता है सांसद का समय। ये 11 बजे से स्टार्ट होता है और कितने बजे तक चलता है? शाम 6 बजे तक चलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ समय आपको दिखा रहा हूँ। समय, इधर मैं डिटेल्स आपको लिख के जाऊँगा इस साइड। विवरण, उसका विवरण मैं यहाँ दूंगा। ये टाइम को मैं रिप्रेजेंट करते जा रहा हूँ। ये देखिए, ये टाइम हमारा स्टार्ट होता है 1 बजे से। ये टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए 11 बजे बज रहा है। 11 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये टाइम 11 से ये 12 है। ठीक है दोस्तों, ये 12 बज रहा है। इस दौरान पहले समझते हैं। चलिए पहले हम टाइम को डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में हम पूरी तरह से समझेंगे। 11, 12, 1, 1 के बाद 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ये 1 बज रहा है, फिर 1 के बाद ये 2 बज रहा है। कितना बज रहा है? 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे। इसके बाद ये 6 बजे तक ये टाइम चलेगा। कितने तक? ये हमारा समय 6 बजे तक चलेगा। ठीक है फ्रेंड, 6 बजे। ओके, अब चलिए समझते हैं एक एक करके। 11 बजे से 12 बजे की बात की जाए, कब से? 11 से 12 की बात की जाए तो ये समय किस चीज़ का रहता है? ये प्रश्नकाल का समय रहता है। किसका रहता है? प्रश्नकाल का समय रहता है। ये प्रश्नकाल का समय रहता है। ये प्रश्नकाल में 20 तारांकित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? इस प्रश्नकाल में 20 तारांकित और 230 230 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए दोस्तों? ये प्रश्नकाल के समय में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? ये 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और 220 अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात की जाए तो 12 से 1 बजे का, 12 से 1 बजे की बात की जाए, ये समय रहता है शून्यकाल का। ये समय किस चीज़ का रहता है? समय रहता है शून्यकाल का। समझ गए दोस्तों? ये शून्यकाल में नियम 377 का विशेष उल्लेख किया जाता है। नियम 377 का विशेष उल्लेख किया जाता है शून्यकाल के अंतर्गत। समझ गए दोस्तों? इसी बीच ये कागजात को पटल पर रखने का और विधेयक पेश करने का समय निर्धारित किया गया है। कब निर्धारित किया गया है? ये 12 से 1 के बीच ही पटल पर ये निर्धारित किया गया है कागजात रखवाने का। समझ गए दोस्तों? चलिए इसके बारे में लिखते हैं कि कागजात को पटल रखने का और
कागजात को पटल पर रखने का और विधेयक पेश करने का समय रखा गया। और किस चीज का? और विधेयक पेश करने का समय रखा गया है। समझ गए दोस्तों? ये 12 से 1 बजे के बीच ही ये विधेयक ये रखा पेश होता है। अब चलिए देखिए, 1 बजे से 1 बजे से 2 बजे के बीच किस चीज का समय है? 1 बजे से ये 2 बजे के बीच ये लंच का समय होता है इनका। किस चीज का होता है? दोपहर का भोजन का 1 घंटे का समय होता है। समझ गए दोस्तों? दोपहर के भोजन का समय होता है। फिर इसके बाद 2 बजे से शाम 6 बजे तक ये विधायी कार्य चलती है। आधे घंटे की चर्चा होती है, लघु अवधि में चर्चा होती है। ये सारे कार्य किए जाते हैं। समझ गए दोस्तों? बात की जाए तो कितने से? ये 2 से 6 बजे के बीच। देखिए, ये 2 से 6 बजे के बीच जो कार्य होता है, समझ गए दोस्तों? ये 2 से 6 बजे के बीच ये कार्य है किस चीज का? विधायी कार्य है। समझ गए दोस्तों? कैसा कार्य है? विधायी कार्य है। विधायी ये कार्य होती है। आधे घंटे की इसमें चर्चा होती है। आधे घंटे की चर्चा की जाती है। आधे घंटे की चर्चा की जाती है और लघु अवधि में की छोटी छोटी बातों पर चर्चा होती है। और लघु अवधि की चर्चा होती है। लघु अवधि की चर्चा होती है। और इसके अंतर्गत अब देखिए, 2 बजे से बीच में ये तो होती ही है। और ये 2 बजे से 5 बजे के अंतर्गत क्या होता है वो देखिए। 2 बजे से 5 बजे के अंतर्गत ये राज्यसभा शाम 5 बजे तक चलता है। कब तक? राज्यसभा 2 बजे से 5 बजे तक ये चलती है। ये देखिए, 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये राज्यसभा चलती है। ये राज्यसभा शाम 5 बजे तक चलती है। समझिए दोस्तों? जिसमें कि शुक्रवार को अंतिम 2.5 घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अंतर्गत कौन से दिन याद रखिएगा? जिसमें शुक्रवार को अंतिम 2.5 घंटे जो है लास्ट में, अंतिम 2.5 घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आरक्षित किए गए। आरक्षित किए गए। समझ गए दोस्तों? और जो ये 2 बजे से 6 बजे के बीच, 6 बजे तक, जैसा कि मैंने बताया, ये विधायी कार्य चलती है। जिसमें कि लोकसभा शाम 6 बजे तक चलती है। लोकसभा कब तक चलती है? लोकसभा ये शाम 6 बजे तक चलती है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। लोकसभा शाम 6 बजे तक चलती है। बजे तक। चलिए, हम लोगों ने अभी समझा कि समय काल इनका, संसद का एक दिन का, किस तरह डिवाइड किया गया है। समझ गए दोस्तों? आपने देखा, समझा कि कौन सा कितने बजे क्या कार्य किया जाता है। समझ गए दोस्तों? चलिए, अब हम नेक्स्ट समझते हैं इसके बाद कि प्रश्नकाल के बारे में। प्रश्नकाल के बारे में समझेंगे कि प्रश्नकाल क्या है, ये कैसे चलती है, कैसे ये प्रश्न किया जाता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों।
अब प्रश्नकाल की बात की जाए तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। क्या समझेंगे प्रश्नकाल के बारे में? प्रश्नकाल, प्रश्नकाल क्या है? सबसे पहले ये प्रत्येक संसदीय जो बैठक होती है उसका पहला घंटा है, जैसा कि हम लोगों ने अभी समय पर देखा कि 30 घंटे में क्या होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रत्येक संसदीय बैठक का ये पहला घंटा होता है, पहला घंटा। समझ गए? इसके बाद बात की जाए तो यह प्रक्रिया नियमों को उल्लेखित करती है। किसे? प्रक्रिया नियमों को उल्लेखित करती है, लिखित करती है। यह सदस्य इसमें जो इस प्रश्नकाल ये प्रश्नकाल जो होता है इसमें सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं। समझिए दोस्तों, क्या करते हैं? सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं। समझिए दोस्तों, और इस काल में मंत्रियों के अलावा जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं, मंत्रियों के अलावा गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। समझिए दोस्तों, किससे? गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया कि प्रश्नकाल के बारे में। अब समझते हैं कि ये किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में बहुत तरह के प्रश्न होते हैं, जैसे कि तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। इसमें देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, और इनका जो प्रश्न का उत्तर रहता है किस प्रकार से देना होता है, इनके बारे में आप समझते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, प्रश्न की बात की जाए तो ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। समझिए दोस्तों, ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न। पहला किसका प्रश्न पूछा जाता है? पहला ये तारांकित प्रश्न है, तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में समझते हैं कि तारांकित, तारांकन से ये चिन्हित करके अलग पहचान के बारे में अग्रिम रूप से जो 15 दिन होते हैं, वो 15 दिन प्रस्तुत किए जाते हैं। उसमें वो 15 दिन में अग्रिम पहला जो 15 दिन होता है उसमें प्रस्तुत किया जाता है, और एक दिन में मौखिक उत्तर के लिए केवल 20 प्रश्न ही चुने जाते हैं। इसके अंतर्गत तारांकित प्रश्न में 20 प्रश्न चुने जाते हैं, जो कि मत पत्र के माध्यम से ये चुने जाते हैं। कैसे कैसे होते हैं? चिन्हित करके अलग पहचान किए जाते हैं। चिन्हित करके अलग पहचान किए जाते हैं इस प्रश्न को, और अग्रिम रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब अग्रिम रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि 15 दिन होता है। समझिए दोस्तों, इसके बाद बात की जाए तो ये एक दिन में मौखिक उत्तर के लिए, एक दिन में मौखिक उत्तर के लिए केवल 20 प्रश्न चुने जाते हैं। कितने दोस्तों? केवल 20 प्रश्न चुने जाते हैं। ये प्रश्न चुनने का माध्यम कौन सा रहता है? मत पत्र के माध्यम से चुने जाते हैं। कैसे? मत पत्र के माध्यम से। और इनका उत्तर कैसे देना पड़ता है? उत्तर की बात की जाए तो, इनका उत्तर की बात की जाए तो, और कैसा पूरक प्रश्न रहता है कि कैसा प्रश्न रहता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये पूरक प्रश्न रहते हैं कि नहीं, ये देखिए। पूरक प्रश्न, उत्तर की बात की जाए तो ये मौखिक इनके उत्तर दिए जाते हैं। कैसे उत्तर दिए जाते हैं? मौखिक उत्तर, तारांकित प्रश्न के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं। बात की जाए तो ये पूरक प्रश्न रहते हैं या नहीं? हाँ, ये पूरक प्रश्न माने जाते हैं। कैसे प्रश्न माने जाते हैं? पूरक। चलिए इसके बाद बात करते हैं अतारांकित प्रश्न की। अतारांकित प्रश्न की बात की जाए तो ये दूसरा हमारा अतारांकित प्रश्न है। तारांकित, ये दूसरा अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अतारांकित प्रश्न में क्या पूछे जाते हैं? अतारांकित प्रश्न ये अग्रिम रूप से 15 दिन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं।
समझिए दोस्तों, अग्रिम रूप से 15 दिन प्रस्तुत किए जाते हैं। ये कैसे प्रश्न होते हैं, मौखिक या लिखित? ये प्रश्न होते हैं, इनके उत्तर दिए जाते हैं लिखित में। इनके उत्तर में लिखित में इनको प्रदान किए जाते हैं। ये लिखित उत्तर होता है और इनको पूरक प्रश्न माना जाता है ही नहीं, इनको पूरक प्रश्न नहीं माना जाता। समझिए दोस्तों, तीसरा बात किया जाए तो तीसरा प्रश्न होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। कौन सा होता है दोस्तों? अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं, इसमें 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर ये अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने दिन से? 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर। समझिए दोस्तों, देकर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात की जाए तो ये कैसे इनके उत्तर दिए जाते हैं। उत्तर की बात की जाए तो इनके जो उत्तर होते हैं ये आमतौर पर ये मौखिक रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? मौखिक उत्तर होते हैं इनके, मौखिक उत्तर दिए जाते हैं। और इनको पूरक प्रश्न माना गया है या नहीं? हाँ, पूरक प्रश्न की बात की जाए तो इनको भी पूरक प्रश्न माना जाता है। समझिए दोस्तों, हाँ, ये पूरक प्रश्न माना गया है। अब चलिए आगे का समय के बारे में पढ़ते हैं। ये शून्यकाल के समय के बारे में समझते हैं। शून्यकाल के समय के बारे में क्या बात बताई गई है? ये जो शून्यकाल का समय है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। कैसा? शून्यकाल। शून्यकाल की बात की जाए तो 1962 से यह नवाचार भारत की देन माना जा रहा है। कब से? 1962 से यह जारी 1962 से जारी किया गया है। यह नवाचार भारत की देन है। इसका भारत की देन माना जाता है। प्रक्रिया की बात की जाए तो प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। इसमें उल्लेख नहीं है दोस्तों, इसमें प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है। समझिए दोस्तों, यह एक अनौपचारिक साधन के रूप में देखा जाता है शून्यकाल को। इसके बाद सांसद, इसमें जो सांसद रहते हैं वो सांसद बिना पूर्व सूचना से अत्यधिक महत्व के मामले उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सांसद बिना सूचना के अत्यधिक महत्व के मामले उठा सकते हैं। अत्यधिक महत्व के मामले उठा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ये सांसद बैठक के दिन सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष के समक्ष नोटिस प्रस्तुत करते हैं। कब से? सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष के समय समक्ष नोटिस प्रस्तुत करते हैं। फिर प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये शुरू होता है। और शून्यकाल कब शुरू होता है? ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। ये अध्यक्ष तय करता है कि मामले को उठाने की अनुमति दी जाए या नहीं। कौन तय करता है? इनके जो मामले रहते हैं वो अध्यक्ष तय करते हैं। समझ गए? तय करता है कि मामले को उठाने की अनुमति दी जाए, अनुमति दी जाए या नहीं। समझिए दोस्तों, ये था हमारा शून्यकाल। अब इसमें प्रस्ताव की बात की जाए तो प्रस्ताव, ये सांसद के द्वारा प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करके कई मुद्दों पर अपना निर्णय और राय को व्यक्त की जाती है। इसमें प्रस्ताव के पीठासीन अधिकारी की सहमति से ये होता है। किसके सहमति से दोस्तों? पीठासीन अधिकारी के सहमति से ये सब किया जाता है। ये देखिए, नेक्स्ट बात किया जाए ये प्रस्ताव की,
किसकी दोस्तों? प्रस्ताव की। ये सदन में किसके द्वारा स्वीकार अस्वीकार की जाती है? ये सदन के द्वारा स्वीकार या अस्वीकार की जाती है। अस्वीकार की जाती है। अस्वीकार की जाती है। समझिए दोस्तों। ये पीठासीन अधिकारी की सहमति इनमें आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? पीठासीन अधिकारी की। पीठासीन अधिकारी की सहमति की आवश्यकता होती है। और ये प्रस्ताव जो है, ये प्रस्ताव को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनके 3 प्रमुख श्रेणी हैं। किसके? प्रस्ताव के। चलिए देखते हैं कि क्या-क्या प्रमुख श्रेणी में बाँटा गया है। 3 प्रमुख श्रेणियों में बाँटा बाँटा गया है इनको। पहली श्रेणी की बात की जाए तो पहली श्रेणी की बात की जाए तो ये देखिए, पहला श्रेणी मूल या महत्वपूर्ण प्रस्ताव के रूप में बताया गया है। किसके रूप में? मूल या महत्वपूर्ण प्रस्ताव के रूप में बताया गया है। समझिए दोस्तों। चलिए पहला लिखते हैं। 1 सेकंड दोस्तों। ये पहला हो गया। ये 3 प्रस्ताव हो गए हमारे। पहला कौन-कौन से? पहला की बात की जाए तो मूल मूल या महत्वपूर्ण प्रस्ताव। दूसरा स्थानापन्न प्रस्ताव। कौन-सा? स्थानापन्न प्रस्ताव। तीसरा हो गया गौण या पूरक प्रस्ताव। तीसरा गौण या पूरक प्रस्ताव। समझिए दोस्तों। ये 3 श्रेणी में इनको बाँटा गया है। 3 श्रेणी की ये बात की जाए तो चलिए सभी के बारे में समझते हैं कि ये मूल प्रस्ताव क्या है, स्थानापन्न प्रस्ताव क्या है और गौण पूरक प्रस्ताव क्या है। ठीक है दोस्तों। मूल प्रस्ताव की बात की जाए तो यह स्वतः स्वतंत्र प्रस्ताव इनको कहा गया है। किनके बारे में हम समझ रहे हैं दोस्तों? मूल प्रस्ताव के बारे में। समझ गए? मूल या महत्वपूर्ण प्रस्ताव इनको बोलते हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव। ये स्वतः स्वतंत्र प्रस्ताव होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये स्वतः स्वतंत्र प्रस्ताव होते हैं। होते हैं। इनके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण मामले से निपटाने का कार्य संपन्न होता है। जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कार्य इनके तहत निपटाया जाता है। ये दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिए। इनके माध्यम से महत्वपूर्ण इनके माध्यम से महत्वपूर्ण मामले से मामले से निपटाने का कार्य संपन्न होता है। संपन्न होता है। जैसे में एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर जिस तरह कार्य निपटाए जाते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की स्थिति में महाभियोग की स्थिति में ये सब कार्य निपटाए जाते हैं। दूसरा स्थानापन्न प्रस्ताव की बात की जाए तो इस प्रस्ताव के स्थान पर ये किसका स्थान पर लाया गया है? इसे मूल प्रस्ताव के स्थान पर लाया गया है। समझिए दोस्तों। इसे मूल प्रस्ताव के स्थान पर लाया गया है।
जनरली लाया गया नहीं है, उसके स्थान पे लाया जाता है। समझ गए दोस्तों? और इनकी बात की जाए तो और यदि ये सदन में इसे स्वीकार कर लेता है, तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। समझ गए दोस्तों? इसे स्वीकार कर लेने पर मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। स्थगित हो जाता है। ये है स्थानापन्न प्रस्ताव दोस्तों। इसके बाद बात की जाए तो गौण या पूरक प्रस्ताव। कौन से प्रस्ताव हैं? गौण या पूरक प्रस्ताव। प्रस्ताव गौण और पूरक प्रस्ताव की बात की जाए तो इसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। इसका स्वयं का अर्थ नहीं होता है। कोई अर्थ नहीं होता है। समझिए दोस्तों? अ, ये मूल प्रस्ताव या सदन की कार्यवाही का उल्लेख किए बिना इसे पारित नहीं किया जा सकता है। इसे गौण पूरक प्रस्ताव को इसे पारित करने कह सकते हैं। इसे मूल सदन या प्रस्ताव की कार्यवाही का उल्लेख किए बिना इसे पारित नहीं किया जा सकता है। इसे पारित नहीं किया जा सकता है। समझिए दोस्तों? ये हमारा है गौण प्रस्ताव। और इसकी बात की जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। गौण प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, गौण प्रस्ताव 3 प्रकार के कौन-कौन से होते हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला है संशोधन, दूसरा है स्थान लेने वाला या प्रतिस्थापक प्रस्ताव, और थर्ड है सहायक प्रस्ताव। चलिए इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। गौण प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 3 प्रकार के होते हैं। समझ गए? पहला होता है संशोधन। क्या होता है? पहला संशोधन माना गया है। स्थान लेने वाला या प्रतिस्थापक प्रस्ताव। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापक प्रस्ताव। तीसरा है सहायक प्रस्ताव। समझ गए दोस्तों? अब चलिए इन तीनों के बारे में समझते हैं एक कर ये संशोधन प्रस्ताव के बारे में क्या बताया गया है। संशोधन की बात की जाए तो इसे मूल प्रस्ताव के केवल एक भाग को संशोधित या प्रतिस्थापित करने के लिए लाया जाता है। क्या बताया गया है? यही बताया गया है कि इसे केवल एक भाग को संशोधित या प्रतिस्थापित करने के लिए लाया जाता है, या प्रतिस्थापित करने के लिए तो दोस्तों प्रतिस्थापित करने के लिए लाया जाता है। दूसरा प्रतिस्थापक प्रस्ताव की बात की जाए तो ये प्रतिस्थापक प्रस्ताव किसी मुद्दे पर बहस के दौरान अन्य मामले के संबंध में या उस मुद्दे का स्थान लेने के लिए लाया जाता है। समझिए दोस्तों? कब लाया जाता है? किसी मुद्दे पर बहस के दौरान अन्य मामले के संबंध में किसके कोई दूसरे मामले के संबंध में और उस मुद्दे का स्थान लेने के लिए आता है, और उस मुद्दे का स्थान लेने के लिए लाया जाता है।
समझिए दोस्तों, प्रतिस्थापक प्रस्ताव क्या है? अब सहायक प्रस्ताव की बात की जाए तो सहायक प्रस्ताव इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के निष्पादन में उपयोग कर किया जाता है। समझिए दोस्तों, कब? इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के निष्पादन में विभिन्न कार्यों के निष्पादन में उपयोग किया जाता है। समझिए दोस्तों, ये था संशोधन के बारे में, फिर प्रतिस्थापक प्रस्ताव के बारे में, इसके बाद बात किया जाए तो ये सहायक प्रस्ताव के बारे में बात कही गई है। समझिए दोस्तों, ये था गौण प्रस्ताव। वैसे तो प्रस्ताव बहुत सारे होते हैं, जैसे कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अनियमित दिवस प्रस्ताव और विलंबकारी प्रस्ताव। चलिए मैं इनके बारे में थोड़ा विवरण के साथ कुछ समझाता हूँ आपको, कुछ ये प्रस्ताव के बारे में। कटौती प्रस्ताव के बारे में बात की जाए तो पहले कटौती प्रस्ताव देखते हैं कि कटौती प्रस्ताव क्या है। कौन से प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव की बात की जाए तो यह सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर जो बहस होती है वो बहस को समाप्त करने हेतु यह प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव को स्वीकृत होने के पर इस मामले को मतदान के लिए रखा जाता है। समझिए दोस्तों, किस लिए लिया जाता है? बहस समाप्त करने के लिए। किस लिए? बहस को समाप्त करने के लिए। और इसे देखा गया है तो इसके 4 प्रकार होते हैं। ये 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। चारों प्रकार के मैं आपको कटौती प्रस्ताव के बारे में बताता हूँ। पहला है साधारण कटौती। साधारण कटौती। दूसरा है घटकों में कटौती। तीसरा है कंगारू कटौती। कंगारू कटौती मतलब कि महत्वपूर्ण विषयों पर बहस किया जाता है। कंगारू कटौती। इसके बाद देन फोर्थ है गिलोटिन कटौती। क्या है? गिलोटिन कटौती। समझिए दोस्तों, ये गिलोटिन कटौती की बात की जाए तो या जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो मतदान से पहले उस पर चर्चा के लिए या प्रस्ताव को रखा जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं गिलोटिन कटौती। समझिए दोस्तों, चलिए फिर इसके बाद समझते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में। किस प्रस्ताव के बारे में? विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में। विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में समझते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात की जाए तो ये किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। किससे संबंधित है? किसी मंत्री के द्वारा ये संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होता है। समझिए दोस्तों, यह जो होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव ये किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य को यह लगता है कि किसी मंत्री ने सही तथ्यों को प्रकट नहीं करके गलत सूचना देकर सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तब ये पेश किया जाता है। समझिए दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है? संबंधित मंत्री की निंदा करना इसका मेन उद्देश्य होता है। समझ गए दोस्तों, तो ये दूसरा पॉइंट में लिख लीजिए, ये किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। समझिए दोस्तों, और यह उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि संबंधित मंत्री की निंदा करना इनका मेन उद्देश्य होता है। समझ गए दोस्तों, इसके बाद चलिए समझते हैं ध्यानकर्षण प्रस्ताव के बारे में। ध्यानकर्षण प्रस्ताव क्या है? ध्यानकर्षण प्रस्ताव की बात की जाए तो क्या समझेंगे? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात की जाए तो यह सदन का कोई सदस्य किसी तत्काल लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका उपयोग करता है और इसके माध्यम से उस मामले पर मंत्री से आधिकारिक बयान की वो मांग करता है कि वो आधिकारिक बयान
अपना दें। यह संसदीय प्रक्रिया से संबंधित भारतीय नवाचार को दर्शाता है। यह वर्ष 1954 से अस्तित्व में लाया गया था और इसकी प्रक्रिया की बात की जाए तो इसकी प्रक्रिया नियमों में उल्लेख किया गया है। कहाँ उल्लेख किया गया है दोस्तों? नियमों में उल्लेख इनका किया गया है। तो इनमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि तत्काल लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। और इसका जो संसदीय प्रक्रिया होता है, इसका अस्तित्व कब लाया गया? यह वर्ष कब से? 1954 ईस्वी से अस्तित्व में लाया गया है। और इसका प्रक्रिया जो होता है, इसका प्रक्रिया नियमों में उल्लेख किया गया है। कहाँ उल्लेख किया गया है इस प्रक्रिया को? नियमों में उल्लेख किया गया है। समझिए दोस्तों। अब इसके बाद बात की जाए तो स्थगन प्रस्ताव की। स्थगन प्रस्ताव क्या है? किसकी बात करेंगे हम लोग? स्थगन प्रस्ताव की। स्थगन प्रस्ताव की बात की जाए तो यह अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी निश्चित मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया। समझिए दोस्तों, ये कोई भी किसी भी निश्चित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया गया है। आकर्षित करने के लिए लाया गया है। इसका कितने सदस्यों का, कितने सदस्य होते हैं इनमें? ये 50 सदस्यों का इनका समर्थन दिया जाता है। कितने? 50 सदस्यों का समर्थन दिया जाता है। समझ गए दोस्तों? इनको 50 सदस्यों का समर्थन दिया जाता है और राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता है। इसको चर्चा कम से कम 2.5 घंटे की चलनी चाहिए स्थगन प्रस्ताव में। राज्यसभा में यह प्रस्तुत नहीं होता है। चर्चा कम से कम इसमें 2.5 घंटे की चलती है। इसमें 2.5 घंटे की चलनी चाहिए। और इस प्रस्ताव के लिए, जो स्थगन प्रस्ताव है, इसके लिए कई शर्तें भी रखी गई है। पहला, एक से अधिक मामले नहीं होने चाहिए। दूसरा, वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो पिछला मुद्दा उठा ले। और ना कि साधारण महत्व के विषय को ये उठा सकते हैं। और शर्तें हैं कि विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है। किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है। समझ गए दोस्तों? एक विषय पर दोबारा चर्चा नहीं की जा सकती जो पहले कर चुके हैं। किसी ऐसे मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है जो न्यायालय में विचाराधीन में हो अभी तक। और किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकने वाले प्रश्न को उठाए जाने की अनुमति नहीं दी गई है। समझ गए दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए तो चलिए अब अविश्वास प्रस्ताव के बारे में समझते हैं। क्या समझेंगे? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में समझेंगे। ये अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इस प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों का सहमति अनिवार्य होता है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। इस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समझ गए दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या है क्या नहीं है? इसमें कितने अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 75। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। समझ गए? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। समझ गए दोस्तों? इसमें कितना समर्थन चाहिए?
इस प्रस्ताव में 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। समझिए दोस्तों, ये अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा सकते हैं। पारित करके मंत्रिमंडल को हटा सकते हैं। समझ गए दोस्तों? हटा सकते हैं। इस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में नहीं किया गया है। समझिए दोस्तों, अब चलिए समझते हैं विश्वास प्रस्ताव के बारे में। यह खंडित जनादेश की उभरती जो स्थिति है, उस स्थितियों के परिणाम स्वरूप बनी त्रिशंकु संसद अल्पसंख्यक सरकारों और गठबंधन सरकारों से निपटने के लिए नया प्रतीकात्मक उपकरण इसको कहा गया है। संसद के पटल पर अपना बहुमत साबित करने के लिए राष्ट्रपति की मांग पर यह प्रस्तुत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जाता है? ये संसद के पटल पर अपना बहुमत साबित करने के लिए राष्ट्रपति की मांग पर यह प्रस्तुत किया जाता है। यदि यह विश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो इसे परिणाम स्वरूप सरकार गिर जाती है। समझ गए दोस्तों? तो ये विश्वास प्रस्ताव क्या है, इनके बारे में आप लोगों ने समझा। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ। विश्वास प्रस्ताव अपना बहुमत साबित करने के लिए कहाँ रखा जाता है? किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने इसे रखा जाता है। अपना बहुमत साबित करने के लिए राष्ट्रपति की मांग पर यह प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की मांग पर प्रस्तुत किया जाता है। समझिए दोस्तों, ऐसे विश्वास प्रस्ताव यदि विश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो यदि यह अस्वीकृत यदि यह अस्वीकृत हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो परिणाम स्वरूप सरकार गिरा दी जाती है। सरकार गिर जाती है। समझिए दोस्तों, यह है विश्वास प्रस्ताव। इसके बाद देखिए, विश्वास प्रस्ताव के बाद धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? चलिए धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में समझते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? धन्यवाद प्रस्ताव की बात की जाए तो यह प्रत्येक आम चुनाव के बाद ये प्रथम सत्र और प्रत्येक वित्तीय जो वर्ष होते हैं उस वित्तीय वर्ष के पहले जो सत्र होते हैं उस सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आगामी वर्ष में सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करता है। धन्यवाद प्रस्ताव में इस अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव नामक प्रस्ताव पर चर्चा होती है और प्रस्ताव पर मतदान होता है। इसका सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना है। समझ गए दोस्तों कि क्या है ये धन्यवाद प्रस्ताव? चुनाव के बाद प्रथम सत्र, इसके बाद ये चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले और प्रत्येक और किसके पहले और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। समझ गए दोस्तों, राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आगामी वर्ष में सरकार की नीतियों का उल्लेख करती है। क्या दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति जो पिछले वर्ष होती है, पिछले वर्ष की पूर्ववर्ती वर्ष में जो सरकार पूर्ववर्ती वर्ष में सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रमों का एवं
कार्यक्रमों का उल्लेख करता है। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति उल्लेख करता है। इसका जो अभिभाषण होता है, इस अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में क्या कहता है? धन्यवाद प्रस्ताव नामक प्रस्ताव पर चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव नामक प्रस्ताव पर चर्चा होती है। समझ गए दोस्तों? और ये प्रस्ताव होता है, ये प्रस्ताव पर मतदान होता है। और क्या होता है? और मतदान होता है। इसका सदन में पारित होना आवश्यक है। धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है। समझ गए दोस्तों? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो इसका तात्पर्य होगा कि सरकार पराजित हो गई है। सरकार का पराजित होना माना जाता है। सरकार का पराजित होना कहलाता है। ये है धन्यवाद प्रस्ताव दोस्तों। चलिए इसके बाद समझते हैं अनियत दिवस प्रस्ताव। कौन सा? अनियत दिवस प्रस्ताव। ये अनियत दिवस प्रस्ताव क्या है? अनियमित प्रस्ताव वह है, इसके बारे में बताया गया है कि इसके अध्यक्ष द्वारा, इसे किसके द्वारा? अनियमित दिवस प्रस्ताव को अध्यक्ष के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस पर चर्चा के लिए कोई डेट निर्धारित नहीं किया जाता है। समझिए दोस्तों? किसके द्वारा? यह अध्यक्ष के द्वारा पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसकी कोई तिथि, इसकी चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं होती है। समझिए दोस्तों? इसके बाद एक और प्रस्ताव है जो कि विलंबकारी प्रस्ताव के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सा प्रस्ताव? विलंबकारी प्रस्ताव। विलंबकारी प्रस्ताव के बारे में क्या बताया गया है? ये किसी भी विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प आदि पर जारी बहस का स्थगन प्रस्ताव है। किस पर? किसी विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प पर, संकल्प पर ये जो जारी बहस का स्थगन प्रस्ताव है, जारी बहस का स्थग स्थगन प्रस्ताव है। समझिए दोस्तों? इसका सदन के विचाराधीन किसी कार्य की प्रगति को धीमा करने या अथवा विलंबन करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। किस लिए? किसी कार्य को धीमा करने के लिए ये प्रस्ताव लाते हैं। ये किसी भी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव को पेश होने के बाद किसी भी समय ला सकता है। किसी प्रस्ताव को पेश होने के बाद, प्रस्ताव को पेश होने के बाद किसी भी समय लाया जाता है। लाया जाता है। यही है विलंबनकारी प्रस्ताव। अब चलिए एक हम लोग दो प्रस्ताव के बारे में, दोनों प्रस्ताव के अंतर के बारे में समझते हैं कि निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या डिफरेंस है दोनों में। ये निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव एक ही है या दोनों अलग अलग है? ये दोनों के बारे में पहले समझते हैं। समझिए दोस्तों? किस किस के बारे में समझेंगे? निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में।
निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये दोनों के बारे में चलिए समझते हैं। निंदा प्रस्ताव में क्या होता है कि ये निंदा प्रस्ताव स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता है। निंदा प्रस्ताव में क्या बताना अनिवार्य होता है? इसे स्वीकार करने के लिए कारण बताना अनिवार्य होता है। स्वीकार करने के लिए कारण बताना अनिवार्य होता है। समझिए दोस्तों। और अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना अनिवार्य नहीं है। कारण बताना अनिवार्य नहीं है। निंदा प्रस्ताव में किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव केवल पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। समझिए दोस्तों, निंदा प्रस्ताव में किसी किसके विरुद्ध? एक मंत्री, मंत्रियों मंत्रियों या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विरुद्ध लाया जाता है, लेकिन यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। विरुद्ध लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्यों का निंदा करने के लिए लाया जाता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, कुछ नीतियों या कार्यों की निंदा करने के लिए लाया जाता है। कुछ नीतियों या कार्यों की निंदा करने के लिए लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। लोकसभा के विश्वास निर्धारण हेतु लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है? लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। और निंदा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव पारित होने जाने के बाद मंत्रिपरिषद को त्याग देने की आवश्यकता होती है और त्याग देना पड़ता है उनको। ये पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। इसमें त्याग पत्र देने की आवश्यकता देनी पड़ती है। समझिए दोस्तों, ये था दोनों का डिफरेंस। निंदा का प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने समझा, दोनों में अंतर हम लोगों ने समझा। इसी बात समझते हैं औचित्य का प्रश्न। औचित्य का प्रश्न का मतलब क्या है? क्या बोला मैंने? औचित्य का प्रश्न। यह सदन द्वारा समान प्रक्रिया नियमों का पालन नहीं करने पर कोई सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। किसके क्यों क्यों आकर्षित कर सकता है? सदन द्वारा समान प्रक्रिया नियमों का पालन नहीं करने पर। दूसरी बात, असाधारण साधन है, क्योंकि यह सदन का कार्यवाही को स्थगित कर देती है। इसमें होता है औचित्य का प्रश्न में बहस की अनुमति नहीं होती है। इसमें सदन के नियमों को विनियमित करने वाले प्रक्रिया नियमों अथवा अनुच्छेदों की व्याख्या एवं प्रवर्तन से संबंधित है। समझ गए? इसमें लिख लीजिए पॉइंट वाइज कि सदन द्वारा सामान्य प्रक्रिया नियमों का पालन नहीं करने पर औचित्य प्रश्न के माध्यम से नियमों का पालन नहीं करने पर कोई सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से ये ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा बात, असाधारण ये साधन है, क्योंकि
या सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देता है, या सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देती है, और इसमें बहस का अनुमति नहीं होती है। बहस की अनुमति नहीं होती है। ये किससे संबंधित है? ये सदन के नियमों को विनियमित करने वाले प्रक्रिया, सदन के नियमों को विनियमित करने वाले प्रक्रिया प्रक्रिया नियमों से संबंधित है। समझ गए? ये औचित्य का प्रश्न का मतलब ये सारी चीजें होती है। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं, आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा किसे कहते हैं? आधे घंटे की चर्चा की बात की जाए तो आधे घंटे की चर्चा मतलब कि पर्याप्त लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए, पर्याप्त लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और जो ऐसी चर्चा होती है, ऐसी चर्चा के लिए अध्यक्ष सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकता है। सप्ताह में कितने दिन? सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकते हैं। कौन निर्धारित करता है? अध्यक्ष। और इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव, कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। आधे घंटे का चर्चा में ये सारी बातें ध्यान रखनी होगी। अब चलिए देखते हैं अल्पकालिक चर्चा के बारे में। अल्पकालिक चर्चा के बारे में क्या कहा गया है? अल्पकालिक चर्चा मतलब, अल्पकालिक चर्चा, इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं अल्पकालिक को, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए आवंटित समय 2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाती है। ऐसी चर्चा के लिए जो अध्यक्ष होते हैं, उस अध्यक्ष के सप्ताह में 2 दिन आवंटित कर सकता है। कितने दिन आवंटित कर सकते हैं अध्यक्ष? 2 दिन इस चर्चा के लिए आवंटित कर सकते हैं। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। अल्पकालिक चर्चा में क्या क्या मैंने बताया? 2 घंटे का, ये कितने घंटे का चर्चा होता है? ये 2 घंटे की चर्चा होती है। दूसरी बात, अविलंबनीय अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाती है। विषय पर चर्चा की जाती है। और अध्यक्ष कितने दिन आवंटित कर सकते हैं? अध्यक्ष सप्ताह में 2 दिन आवंटित कर सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन आवंटित कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है? इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। समझिए दोस्तों। अब चलिए समझते हैं विशेष उल्लेख के बारे में। विशेष उल्लेख की बात की जाए तो इसमें कोई मामला जो अचैत प्रश्न, आधे घंटे की चर्चा आदि का मुद्दा नहीं है, उसे राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत उठाया जाता है। समझ गए? विशेष उल्लेख के तहत उठाया जाता है। कौन मुद्दा? जो आधे घंटे की चर्चा आदि का मुद्दा नहीं होता है, वो सब चर्चे को। चलिए अब इसके बारे में, विशेष उल्लेख के बारे में बताते हैं। विशेष उल्लेख,
वैसा मामला, जैसे कोई मामला जो अचेत प्रश्न और चित्त प्रश्न होते हैं, जो आधे घंटे की चर्चा में आदि मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा नहीं होती है, उसे राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत उठाया जाता है। उसे कहा राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत उठाया जाता है। और इसे लोकसभा के नियम 370 में क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। इसे लोकसभा में लोकसभा के नियम 370 में सूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूचना कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? चलिए इसके बाद आपको समझाते हैं संकल्प के बारे में। संकल्प की बात की जाए तो साधारण लोग जो महत्व के जो मामले होते हैं, उन मामले की और जो सदन या सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, उसे संकल्प के रूप में देखा जाता है। इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वैसे मामले की और सदन या सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन या सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और इसका जो संकल्प होता है, ये संकल्प का 3 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है? 3 श्रेणियां होती है। 3 श्रेणियां में पहला श्रेणी होता है गैर सरकारी गैर सरकारी सदस्य का संकल्प। इसका मतलब कि एक गैर सरकारी सदस्य है, उसके द्वारा ये पेश किया जाता है। इस पर चर्चा केवल हर दूसरे शुक्रवार या दोपहर की बैठक में की जाती है। दूसरा होता है दूसरा देखा जाए तो दूसरा है सरकारी संकल्प। इसमें होता है कि यह संकल्प एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और यह सोमवार से गुरुवार तक किसी भी दिन लाया जा सकता है, ये संकल्प। तीसरा संकल्प होता है सांविधिक संकल्प। कौन सा होता है? सांविधिक संकल्प। सांविधिक संकल्प होता है। इसे या तो गैर सरकारी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। यह जो होता है, यह संविधान के उपबंध अथवा संसदीय अधिनियम के तहत होता है। सभी संकल्प मूल प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं। सभी संकल्पों पर मतदान होना आवश्यक होता है। किसके श्रेणी में आते हैं? सभी संकल्प मूल प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं। श्रेणी में आते हैं और सभी संकल्पों पर मतदान होना आवश्यक होता है। मतदान होना आवश्यक होता है। इसके बाद चलिए देखते हैं युवा संकल्प के बारे में, युवा संसद के बारे में, सॉरी, क्या होता है युवा संसद के बारे में। युवा संसद की बात की जाए तो इसे चौथे अखिल भारतीय व्हीप सम्मेलन की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। इसे चौथे अखिल भारतीय व्हीप सम्मेलन की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। और इसे युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही एवं प्रथाओं से अवगत कराता है। इसे युवा पीढ़ी को संसद की प्रथाओं से अवगत कराता है।
और यह संसदीय कार्य मंत्रालय इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों की आवश्यक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करता है। कौन? संसदीय कार्य मंत्रालय लागू करने के लिए क्या करता है? लागू करने के लिए राज्यों को आवश्यक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रोत्साहन प्रदान करता है। समझिए दोस्तों। अब चलिए आगे समझते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में। संसद की विधायी प्रक्रिया की बात की जाए तो संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रत्येक सदन में हर विधेयक को समान चरण से गुजरना पड़ता है। चलिए क्या समझेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में। विधायी प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रत्येक संसद में हर विधेयक को समान चरण से गुजरना पड़ता है। हर विधेयक को समान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। गुजरना पड़ता है। समझिए दोस्तों। ये विधेयक जो होते हैं कानून के लिए एक प्रस्ताव है। विधेयक विधेयक क्या है? कानून के लिए प्रस्ताव है। कानून के लिए कानून के लिए प्रस्ताव है। संसद में जो विधेयक होते हैं ये सार्वजनिक विधेयक होते हैं जो कि सरकारी विधेयक कहलाते हैं। और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। और ये विधेयक के 4 श्रेणी होते हैं। विधेयक की 4 श्रेणी होती है। कितनी? 4 श्रेणियां होती हैं। 4 श्रेणी की बात की जाए तो पहला कौन है? चारों श्रेणी को देखिए। ये एक साधारण विधेयक होता है। कैसी होती है? साधारण विधेयक। दूसरा होता है धन विधेयक। तीसरा होता है वित्त विधेयक। चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ये देखिए साधारण विधेयक मतलब कि जो वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय से जो संबंधित विधेयक होते हैं उसे साधारण विधेयक कहते हैं। और धन विधेयक में बात की जाए तो जिसे करारोपण, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामले से जो संबंधित होते हैं उसे धन विधेयक में रखा गया है। और वित्त विधेयक वह होता है जो वित्तीय मामले से संबंधित होता है लेकिन धन विधेयकों से ये अलग होता है। इसे वित्तीय विधेयक कहते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक वह होता है जो संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित होता है, उसे हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। अब चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे विस्तार से साधारण विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान विधेयक। फिर उसके बाद समझेंगे दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के बारे में समझेंगे। और बहुत सारे इन विधेयक में आगे समझेंगे इन विधेयकों में और क्या क्या शामिल है। और निधिया के बारे में समझेंगे। और अनुदान होते हैं, अन्य अनुदान जैसे अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, ऐसे अनुदान के बारे में समझेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ में आज के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप लोग लगे रहें और अपने रिवीजन में हमेशा इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखें, तब आपकी चांसेस और बढ़ जाती है एग्जाम क्रैक करने की। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।